हेलो स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 9 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन हो गया था, नेगेटिव डेविएशन भी कंप्लीट है, बस हमें इसका ग्राफ आपको बताना है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने बताया था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो नेगेटिव और डेल्टा बी मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव। और ये सारे एग्जाम्पल्स थे। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू हमने 0 मान लिया। तो यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 एंड एक्स ए इक्वल टू 0। और ये इस तरफ क्या है, दैट इज मोल फ्रैक्शन, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ग्राफ। और इधर है आपका वेपर प्रेशर। इसके बाद ये अभी तक हमने आइडियल के लिए बनाया है। अब नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से डाउनवर्ड, इस तरीके से इसका भी। अब वैल्यू रख देंगे हम पी बी इक्वल टू पी बी नॉट बी एंड एक्स बी। इस तरफ हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड एक्स ए। और ये क्या है आपका, दैट इज पी इक्वल टू, या पी इज लेस देन, ये लेस देन था, पी ए प्लस पी बी। इस तरीके से ग्राफ हो गया। एंड दिस ग्राफ इज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए है, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखेंगे एक शॉर्ट व्यू देख लेंगे नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन का। एक छोटा सा यहाँ पर शॉर्ट में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। शॉर्ट व्यू यहाँ पर देखिए। आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्स लॉ को ओबे करता है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, जबकि नॉन आइडियल राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता। अब इसके अलावा जो आइडियल सॉल्यूशन है उस जब राउल्स लॉ को फॉलो करा तो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। और इसके अलावा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एंड एक्स बी। नॉन आइडियल है तो इसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर नॉन आइडियल है तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, लेकिन इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे। और फिर हमने कहा कि नॉन आइडियल में 2 हैं, तो नॉन आइडियल के फिर यहाँ पर टाइप्स आ जाएंगे। और टाइप्स में 2 थे आपके, एक था पॉजिटिव डेविएशन का और एक निगेटिव डेविएशन, सेकेंड था निगेटिव डेविएशन। तो इन दोनों को डिटेल में हमने आपको बताया, तो दोनों के एग्जाम्पल और साथ में तीनों के ग्राफ हम याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का शॉर्ट व्यू। इसको याद रखिए और इनके ग्राफ को याद रखेंगे और डिटेल में इसको। यहाँ पर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है पहले हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो केवल सॉल्यूट की संख्या पर डिपेंड करती है। सॉल्यूट के नेचर या उनके गुण पर डिपेंड नहीं करती। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज property of solution which depend only on number of solute particles. Those property of solution which depend only on number of solute particles do not depend on nature or property of solute। तो सिंपल से दिमाग में याद रखना है सिंपली व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो केवल डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो केवल सोल्यूट पार्टिकल की संख्या पर, जो सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो सोल्यूट की संख्या पर निर्भर करती है, सोल्यूट के गुण पर या नेचर पर निर्भर नहीं करती, उसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बस दिमाग में इतना रखना है कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जो सोल्यूट की संख्या पर निर्भर करती है। सोल्यूट की संख्या कहने का मतलब ये है कि सोल्यूट के नंबर ज़्यादा होंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। यदि सोल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उसकी कम होगी। तो अब चूंकि ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सोल्यूट की संख्या पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is also known as democrative property because क्यों कहते हैं, because it depend only on number of solute particles। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं क्योंकि ये सोल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे कि आपने देखा है कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वहाँ के लीडर्स जो हैं वोटों की संख्या पर चुने जाते हैं। जिनके वोटों की संख्या ज़्यादा होती है वो जो है वही लीडर बनते हैं। उसी तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि सोल्यूट की संख्या पर डिपेंड करती है, सोल्यूट के गुण पर निर्भर नहीं करती। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं यहाँ पर देखना है। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन से हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। 4 टाइप कौन कौन से हैं देखेंगे। 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन दैट इज relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure या relative lowering in vapor pressure। and second है that is elevation in boiling point। second that is elevation in boiling point, elevation in boiling point। थर्ड वन है हमारा that is depression in freezing point, depression in freezing point। and the last one that is osmotic pressure, and इसी में ऑस्मोसिस डिस्कस कर लेंगे। ऑस्मोसिस
तो क्या क्या है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं, 4। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, हमें चारों डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट, इन पे न्यूमेरिकल आता है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस करना है। तो उसमें हम पहले, कहने का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग क्या हो रही है, वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोअरिंग किस प्रकार से हो रही है। तो पहले हम क्या टर्म समझे, व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। ये वेपर प्रेशर क्या है, जैसे नाम से ही है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, कहने का मतलब कि वेपर पे लगने वाला प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है या प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये किस तरीके से ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर या प्रेशर exerted by vapor of liquid on the surface of liquid at equilibrium is known as vapor pressure। यहाँ पर ये वेपर नहीं होगा, सिंपली व्हाट इज वेपर प्रेशर। देखिए, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर ऑफ लिक्विड, किसके ऊपर, लिक्विड के वेपर्स के द्वारा डेवलप होने वाला प्रेशर किसके ऊपर, लिक्विड के सरफेस पे, एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात है कि वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड की सतह पर जो प्रेशर डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर, व्हाट इज वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये हो गया वेपर प्रेशर। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एक बीकर है और बीकर में वाटर ले रखा है हमने, बीकर में वाटर ले रखा है और ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड हो गया और हम यहाँ पर बर्नर लगा रखे हैं, ये हमारे पास बर्नर है और फिर हम इसको गर्म करेंगे। ये यहाँ से फ्लेम निकल रही है, गर्म हो रहा है और हमने इसमें पानी भर दिया है। बीकर में हमने क्या डाल दिया, पानी, और फिर इसको ऊपर से कवर कर दिया, इस बीकर को ऊपर से ढक दिया। कहने का मतलब ये कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड कंटेनर है। ये कंटेनर कैसा है, क्लोज है, वेपर प्रेशर को समझने के लिए। तो बीकर में पानी लिया हमने और पानी लेने के बाद जो है कंटेनर को बंद कर दिया, पानी को बंद बर्तन के अंदर रख करके अब उसको हम गर्म करने लगे। जब हम उसको गर्म करेंगे, बर्तन में रखे हुए पानी, जो पानी है उसको जब गर्म करेंगे और बर्तन ढका हुआ है, जब हम गर्म करेंगे तो पानी जो है गर्म होने के बाद पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब पानी में जब उबाल आएगा, गर्म होगा, तो गर्म होने पे पानी के क्या हो जाएंगे, पानी के जो वाटर लिक्विड फॉर्म में थे जो पानी आपका वाटर, वो वेपर में कन्वर्ट होने का। कहने का मतलब पानी गर्म होने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा और जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन कंटेनर क्लोज है, कंटेनर बंद है, जो हमने बीकर ले रखा है वो बंद है। जब वो बंद है तो वेपर जो होंगे वो बनेंगे, लेकिन वो जो है बीकर से बाहर नहीं जा पाएंगे, वो यहीं पर रह जाएंगे। ये वेपर्स जो है इसी के अंदर रह जाएंगे। तो क्या होगा क्या कि जब ये वेपर बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आपस में टकराएंगे, तो ये वेपर पहला तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ये कंडेंस होने लगेंगे, तो फिर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रोसेस चलती रहेगी। फॉरवर्ड मतलब वेपर, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड वेपर इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दोनों प्रोसेस होती रहेगी। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि लिक्विड को जब हम गर्म कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, और जब ये ठंडा होगा, कोल्ड होगा, तो कोल्ड होकर के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में।
तो अब आपने क्लास 11 में इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, सब पढ़ रखे हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम अवस्था में, साम्य अवस्था पर फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाती है। उसी तरीके से कहने का मतलब जब ये इसको पानी को गर्म करेंगे, वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर बाहर नहीं निकल पाएगा तो वेपर कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कहने का मतलब दोनों प्रोसेस चल रही है, इवोपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो इवोपोरेशन क्या होगा, इवोपोरेशन का मतलब क्या हुआ, इवोपोरेशन वाष्पन हो रहा है। इवोपोरेशन में क्या हो रहा है भाई, इवोपोरेशन में जो है लिक्विड कन्वर्ट हो रही है किसमें, वेपर में। और उल्टा जब चल रहा है तो कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है। तो संघनन में क्या हो रहा है, वेपर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में। दोनों प्रोसेस चल रहा है। एक ऐसी अवस्था आएगी जिसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएगी। मतलब रेट एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ evaporation becomes equal to rate of condensation। कहने का मतलब ये कि वाष्पन प्रक्रिया की दर और संघनन प्रक्रिया की दर क्या होगी, आपस में इक्वल हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम। मतलब एक ऐसी अवस्था है कि जब इवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों ही प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो कहने का मतलब क्या होगा कि उसी इक्विलिब्रियम पर जिस पर कि रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जा रहा है, उसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे या उसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वेपर के द्वारा लिक्विड पे लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। तो हमने कहा व्हाट इज वेपर प्रेशर, हमने आपको बताया कि प्रेशर जो है एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे लगने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। तो मेरे ख्याल से आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया हो कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है। अब हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहने का मतलब अब हमें देखना है कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग किस तरह की होगी, क्यों होगी, वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाएगा। सबसे पहली चीज एक आप दिमाग में रखें कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उन सभी को हम डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक चीज आप इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखें कि ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी हैं, ऑल 4 लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज are discuss in terms of solid in liquid solution। कहने का मतलब ये है कि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे सॉलिड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड में नहीं, किसमें सारे डिस्कस किए जाएंगे, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में, जिसमें कि सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। जब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होगा, यदि हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, तो देखिए क्या होगा, सॉलिड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉलिड हमारा हो गया सॉलिड दैट इज सोल्यूट। सॉलिड क्या हो गया, सोल्यूट। और सॉल्वेंट की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट इज लिक्विड। सिंपल सा है कि जो सोल्यूट है वो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। अब सोल्यूट भी 2 टाइप्स के होते हैं। सोल्यूट जो है ये 2 टाइप्स के सोल्यूट होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं,
एक तो होता है वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है सोल्यूट दैट इज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। इसका क्या मतलब है? वोलाटाइल मतलब वाष्पशील विलय, नॉन वोलाटाइल का मतलब अवाष्पशील। तो वोलाटाइल सोल्यूट क्या होंगे? कौन से सोल्यूट? जो सोल्यूट वेपराइज हो जाते हैं, जो बड़े आसानी से वेपराइज हो जाते हैं। और नॉन वोलाटाइल कैन नॉट वेपराइज, ये वेपराइज नहीं होते हैं, वेपर में कन्वर्ट नहीं। वोलाटाइल सोल्यूट जो होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं गर्म करने पर, लेकिन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो हमें जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। किसके लिए? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में हमने क्या डाल दिया? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया। और जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हो गई? तो सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू किसके? सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, दो चीजें हैं। और यदि हमारा सोल्यूट नॉन वोलाटाइल हो गया तो सॉल्यूशन बराबर हमने क्या ले लिया? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो यहीं पर देखिए काम गड़बड़ हो जाएगा। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ले लिया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, और क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट। और जब सोल्यूट नॉन वोलाटाइल हो गया और फिर सॉल्यूशन को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा कि सॉल्वेंट तो वेपर में कन्वर्ट होगा गर्म करने के बाद, लेकिन ये नॉन वोलाटाइल है सोल्यूट, तो ये वेपराइज नहीं होगा। इसका मतलब सोल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे, सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे। तो जब सोल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो, नेग्लिजिबल, इसके वेपर ही नहीं बन रहे, सिर्फ इसी के वेपर बन रहे हैं। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्यों कम होगा? क्योंकि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, जबकि सॉल्वेंट जो है वेपराइज हो रहा है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वेपराइज नहीं हो रहे हैं। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।